हमें और हमारे देश को कितनी ज़रूरत है हिल स्टेशंस की, या फिर ज़रूरत है भी या नहीं। जोशीमठ के बारे में हम सभी जानते हैं, वहाँ क्या हो रहा है और कैसे वो हुआ, और इस पर लगातार हमने बात भी की। लेकिन एक बात तो अब तय है, अब ये फैक्ट है, ये सच है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जोशीमठ को अब बचाया नहीं जा सकता। इतना जरूर है कि सरकार दिखावे के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए लीपापोती तो कर सकती है। अब वहां पर होटल गिराए जा रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर किया जा रहा है, लेकिन आपसे ये छुपाया जा रहा है कि जोशीमठ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर तपोवन में अभी भी सड़क बनाने का काम, पहाड़ काटने का काम चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सिर्फ 12 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूं मैं, और ये लगातार हो रहा है। तो आप जोशीमठ को तो नहीं बचा सकते, ये सत्य है। लीपापोती जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमें कितनी जरूरत है। और एक और भयानक सत्य आप जान लीजिए, जिसे ना तो हमारी सरकार मानने को तैयार है और ना ही हम। हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी रही है कि हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था, उन्हें ज्ञान था कि हिल स्टेशंस पर, पहाड़ों पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में आपको भव्य मंदिर मिलेंगे। हमारे यहाँ के राजाओं की अमीरी पूरी दुनिया में मशहूर थी। जहां मंदिरों में एक तरफ सोने के भंडार लगे हुए हैं, वहां दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ों में मंदिर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ। और इतिहास में अगर आप पुराना इतिहास ढूंढे तो वहां पर आपको कभी भी बसावट नहीं मिलेगी। हमारे राजा, हमारी सभ्यता के लोग, हमारे पूर्वज ये जानते थे कि वहां पर अगर बस्तियां बसाई गई तो वो वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, और फिर वही होगा जो अब जोशीमठ में हो रहा है या और हिल स्टेशंस पर हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ से जो सिर्फ सबसे पास में बसावट है, वो इतिहास में 14 से 20 किलोमीटर तक की होती थी। और इतना रास्ता चाहे कोई राजा हो चाहे प्रजा हो, वो एक दिन में तय करके वहां पर दर्शन करके और वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर रहना या वहां पर बसावट करना वो ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम के प्रतिकूल होगा, उसके अगेंस्ट होगा, और फिर ये घटनाएं घटेंगी अगर ऐसा हुआ तो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वहां पर बसावट की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जो जमीन से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर थोड़ी बहुत जो है हमारी पॉपुलेशन या हमारे लोग बसना शुरू हुए थे, लेकिन उन्हें भी इस चीज का ज्ञान था, उन्हें भी इन चीजों का पता था। तो वो कम से कम पहाड़ों पर जो है अपना कटाव रखते थे या पहाड़ों की चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब आता है अंग्रेजों की गुलामी का समय। अंग्रेज ठंडे देश से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, और यहाँ पर गर्मी पड़ती थी, तो उन्हें अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए हिल स्टेशंस को डेवलप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम अंग्रेजों के हिल स्टेशंस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले शिमला का नाम बाहर आता है। और ऐसा लगता है कि शिमला अंग्रेजों ने ब्रिटेन से यहाँ उठा कर ला कर रखा है, उससे पहले उसकी कोई भी इतिहास नहीं था। खैर छोड़िए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज शिमला के जो हाल है उस पर मैंने पहले भी बात की थी कि आज शिमला में क्या हाल है। और शिमला जिस दिन डहा, वहां पर कोई भी घटना हुई, मेरी वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा कि उस समय, जिस समय अगर शिमला में घटना हुई, क्योंकि मैं रिपोर्ट पर, मैंने उस वीडियो में बात की थी रिसर्च रिपोर्ट पर, कि अगर वहां पर कोई भी घटना हुई तो उस समय जो भी सरकार होगी उसके लिए उसे समेटना, उसके लिए उसे संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वो सरकार के कार्यकाल पर एक बड़ा धब्बा होगा। ये मेरी वीडियो का आज आपसे सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 40% शिमला खत्म हो जाएगा। वो आज एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है और वो कभी भी फट सकता है। ये जिस भी दिन फटा, जिस भी सरकार के कार्यकाल में फटा, वो सरकार का जीना दूभर होने वाला है। जो आज जोशीमठ में हो रहा है, जो इवैक्यूएशन, जो होटलों को ढहाया जा रहा है, वो भी आप शिमला में देखेंगे। और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं उन कमीशंस की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिनकी फाइलों पर आज धूल जमी हुई है,
जैसे 1976 के मिश्रा कमीशन की जो जोशी मठ के ऊपर फाइल थी उस पर धूल जमी हुई है, जिसने एक कहा था 1976 में कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो बंद करनी है और सिर्फ पेड़ लगाए जाने चाहिए। आज जोशीमठ का हाल आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से शिमला के ऊपर भी है, नैनीताल के ऊपर भी है, कुल्लू, मनाली, वो सभी हिल स्टेशन हैं जो आज आप बड़े आराम से घूम कर आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं। एक बार खुद सोचिए ये हालात क्यों हुए हैं। साउथ इंडिया में भी, दक्षिण भारत में भी हिल स्टेशन है, लेकिन वहां इतना बुरा हाल नहीं है क्योंकि वहां पर अभी कंपेरेटिवली हिल स्टेशंस पर पॉपुलेशन कम है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, और वो हमारे की तरह भेड़ चाल नहीं चलते कि एक तय समय में, गर्मी की छुट्टियां हैं, मई जून है, तो वहां शिमला को ब्लॉक कर दिया जाए। शिमला में पिछले साल पानी खत्म हो गया था, लोगों के आने पर, टूरिस्ट के आने पर जो है बंदिशें लगा दी थी और शिमला को क्लोज कर दिया था कि बाहर से यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा। हमारे ये हालात होते हैं। क्या सोच कर देखिए कि अगर कोई भी आप में से जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो ऐसे समय पर गया है, हम देखते हैं कि गर्मियों में हरिद्वार में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं, यहाँ पर हमारे लोगों को शनिवार को ऐसा हो जाता है गर्मियों में कि चलो अब तो हरिद्वार में डुबकी लगा कर आते हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने ऐसे समय पर कहीं पर भी गए हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिमला, कुल्लू, मनाली, जिस समय भीड़ होती है, तो क्या आपने उस समय उस वहां जाने का जो पर्पस था, वहां रिलैक्स होने का, वहां की जो सुंदरता है वो देखने का, क्या वो पर्पस सॉल्व हुआ? क्या आपने वहां पर देखा, या आप भीड़ भाड़ में सिर्फ और सिर्फ परेशान होकर आए? यही नहीं, इसके अलावा आप उस समय खर्चा भी दुगना करते हैं। होटल आपको ज्यादा रेट में मिलेगा, आप कोई भी एक्टिविटी वहां करते हैं वो आपको ज्यादा रेट में मिलेगी, और समस्याएं अलग। ये जो ट्रैफिक जैम आप वहां पर झेल रहे हैं, ये तो आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहरों में भी झेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप थोड़ी सी भी प्लानिंग कर ले, मैं भी घूम कर आता हूं, मैं भी शिमला गया था, और मैं ऐसे समय पर जाता हूं जब वहां भीड़ ना हो, ताकि हम वहां से उन चीजों को लेकर आए, ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर आए जो एक्सपीरियंसेस हम आज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर के माध्यम से यूट्यूब पर देखते हैं कि ये इतना अच्छा, इतना सुंदर है। वहां की जो ब्यूटी आज हम देखते हैं वीडियोस में, टीवी पर या कहीं पर भी मोबाइल में, वो एक्चुअल ब्यूटी तब होती है जब वहां पर भीड़ न हो। ऐसे समय पर जाना जब वहां पर भीड़ न हो। मेरा तो ये मानना है कि आपको ऐसे ही समय पर जाना चाहिए, और आपको भी आदत बदलनी चाहिए। अगर आप रेजोल्यूशन वगैरह में कुछ विश्वास रखते हैं तो 2023 में एक रेजोल्यूशन अपना ये बनाइए कि आप ऐसी जगह पर या किसी भी जगह पर अपनी पूरी जिंदगी तब जाएंगे जब भीड़ ना हो, ताकि आप वहां का आनंद उठा सके और वहां पर ऐसी चीजों को देख सके जो आप कभी नहीं देखते। वरना जोशीमठ जैसे ही हालात होंगे, आप इन्हें नहीं रोक सकते। टूरिज्म सरकार ये कहती है कि हमने टूरिज्म के लिए डेवलप किए, लेकिन अब जोशीमठ का टूरिज्म कहाँ गया? आपको होटल गिराने पड़ रहे हैं, आपको इवैक्यूएशन करना पड़ रहा है, और वो खत्म होने ही वाला है। तो ये सब खत्म होगा अगर आप अभी नहीं जागे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, कम से कम इंटरवेंशन कीजिए ऐसी जगहों पर जहां पर प्रकृति ने अपनी एक अलग इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको घूमना है, हम सभी को घूमना होता है, तो ऐसे समय पर जाइए जब वहां भीड़ नहीं होती है। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ एक शिमला हिल स्टेशन नहीं है आपके पास, कुल्लू हिल स्टेशन नहीं है, उसके आसपास आपको ऐसे हिल स्टेशन मिलेंगे जिनकी खूबसूरती लाजवाब है, बस वो अनएक्सप्लोर्ड है। वरना आज जोशीमठ की बारी है, फिर बद्रीनाथ, फिर शिमला, फिर नैनीताल, फिर कुल्लू, मनाली, कहाँ जाएंगे आप? अगर ये सारे हिल स्टेशंस खत्म हुए तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, अंटार्कटिक में जाएंगे, वो भी डूबने वाला है, वहां की बर्फ भी पिघलने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है और गर्मी तो ज्यादा से ज्यादा होगी ही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, इंटरवेंशन अपनी कम कीजिए, और थोड़ा सा चीजों को बदलिए। उससे बदलने से आप अपने जीवन को ही आसान करेंगे, और इस थोड़े से बदलाव से शायद आप प्रकृति के लिए भी बहुत कुछ कर जाए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपनी जीवन में और अपने परिवार के लिए, प्रकृति के लिए क्या बदलाव करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।